नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम सिंह एकलव्य IAS अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और हम पढ़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में। तो हम लोग जो है जनजातियों के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ से आपके जनजाति क्या होते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत उसको किस प्रकार से अनुसूचित किया गया है, क्या होता है, छत्तीसगढ़ की जितनी भी जनजातियाँ हैं वो कौन कौन सी, उसकी सांस्कृतिक विशेषताएँ कौन कौन सी हैं। उसके बाद हम उसके जनजाति जो सामाजिक संगठन हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं विवाह, परिवार, गोत्र, जनजाति युवा गृह है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पूरा इस जनजाति वाले पोर्शन में हम लोग स्टडी करेंगे। तो जनजाति, ट्राइब्स, ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो ये जो शब्द लिखा हुआ है ये अभी का शब्द है। एक तरह से देखा जाए तो जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है ना 26 नवंबर 1949 को, तो उसके बाद जब लागू हुआ तो हमको ये जो शब्द है वो जनजाति या फिर अनुसूचित जनजाति शब्द का उल्लेख जो है हमको देखने को मिलता है। उससे पहले अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार के समुदाय के लोगों के लिए जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं उसका एक विशेष समुदाय होता है, ठीक है। और विशेष समुदाय होने के साथ एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, उसके बाद उसकी एक विशेष भाषा होती है, विशेष बोली होती है और एक विशेष प्रकार के कल्चर जो है वो लोग प्रयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो लोग आधुनिक मानव से दूर किसी एकांत स्थान में, दुर्गम स्थानों में रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे जो समुदाय हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक तरह से आदिवासी कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे चीज़ है। तो एक तरह से देखा जाए अगर पहले जो है कबीला सिस्टम चलता था, ठीक, तो कबीले में लोग जो है वो रहा करते थे। अभी भी हम देखते हैं तो आदिवासी समुदाय लोग जो है जहाँ पर ये लोग रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जो है वो निवास नहीं करते हैं, बहुत थोड़ी संख्या में वो लोग निवास करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो क्षेत्र होता है, जो घर होता है 20 से 25 होता है। उसके बाद फिर से एक तरह से देखा जाए तो उसका पारा, मोहल्ला, टोला वगैरह जो है वो फिर से क्या हो जाता है, वह अलग हो जाता है। तो ये जो समुदाय है प्राचीन समय से ही ये इस भूभाग में रह रहा है। तो इस प्रकार से हम उसे क्या कह सकते हैं, आदिवासी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आदिवासी मतलब जो ऐसे प्राणी जो इस पृथ्वी में आदिकाल से ही निवास कर रहे हैं उसे हम क्या कह सकते हैं, आदिवासी कह सकते हैं, ठीक है। जनजाति कह सकते हैं। तो जनजाति जो शब्द है वो तो अभी रिसेंट में प्रयोग जो है वो आना शुरू हुआ है। तो हम यहाँ पर, ठीक है, इन आदिवासियों के बारे में देखेंगे कि विभिन्न मानव शास्त्रियों ने, समाज शास्त्रियों ने इस जनजाति के बारे में क्या क्या डेफिनेशन दिया है, क्या बोलते हैं उसके बारे में, ठीक है। इस जनजाति समुदाय की विशेषताएं क्या होती है, ये सब चीज़ें जो है हम इस जनजाति वाले जो चैप्टर है उसमें पढ़ना शुरू करेंगे। और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपके वनडे एग्ज़ाम में, चाहे वो आपके मेंस में हो, बहुत सारे आते रहते हैं। तो जो चीज़ें आपके वनडे एग्ज़ाम में, मेंस वगैरह में जो पूछते हैं वो सब चीज़ें मैं समय के साथ साथ आपको बताते चलूँगा कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गिलिन एंड गिलिन के अनुसार, ये एक समाजशास्त्री है, गिलिन एवं गिलिन के अनुसार, ठीक है। ये एक समाजशास्त्री गिलिन है ना। तो गिलिन के अनुसार जनजाति जो है वो किसे कह सकते हैं, तो जनजाति किसी ऐसे स्थानीय समुदायों को कहते हैं। क्या बोलता है कि जनजाति किसी ऐसे स्थानीय समुदायों को कहते हैं या स्थानीय समुदायों के समूह को कहा जाता है। लिख देता हूँ मैं, स्थानीय समुदायों के समूह, ये एक हो गया, ठीक है। स्थानीय समुदायों के समूह को कहा जाता है जो एक सामान्य भूभाग पर निवास करते हैं, ठीक है, सामान्य भूभाग पर निवास करते हैं। ये दूसरा जो है इसके लिए फैक्ट है, एक भाषा बोलता है। अब से सीधी सी बात है, जो एक सामान्य भूभाग में निवास करेंगे, एक ही समुदाय के लोग हैं, उसकी बोली और भाषा जो है वो एक ही प्रकार की होगी। तो ये कौन बोल रहा है, गिलिन एवं गिलिन बोल रहा है। और सामान्य सांस्कृतिक व्यवहार करते हैं, ठीक है, और सामान्य सांस्कृतिक व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो ये गिलिन बोलता है।
तो जनजाति ऐसे स्थानीय समुदायों को समूह को कहते हैं जो एक सामान्य भूभाग पर निवास करते हैं, एक भाषा बोलते हैं एवं सामान्य सांस्कृतिक व्यवहार करते हैं। ये कौन कह रहा है? गिलिन एवं गिलिन कह रहा है। ये एक तरह से क्या है? समाजशास्त्री है। तो समाजशास्त्री के अनुसार ये इस प्रकार की परिभाषा है। दूसरा जो है वो आपके D.N. मजूमदार, ठीक है। अब D.N. मजूमदार जो है वो इस जनजातियों के बारे में किस प्रकार से कहते हैं? ये भी एक प्रकार के क्या है? समाजशास्त्री है। तो समाज, ये आप क्या कहते हैं भाई? जनजाति को परिवारों का संकलन कहा जाता है। अब ये क्या बोल रहा है? परिवारों का संकलन, ठीक है। आपके जनजाति को परिवारों का संकलन कहा जाता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, ठीक है। एक सामान्य नाम होता है। ये एक बोल रहा है जनजाति जो है वो परिवारों का एक संकलन होता है जिसका एक क्या होता है? सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में निवास करते हैं। एक देखिए यहाँ पर दो शब्द है, एक निश्चित भूभाग में निवास करना, ठीक है, जिसके सदस्य जो है वो एक निश्चित भूभाग में निवास करते हैं। उसके बाद जो है वो एक भाषा बोलते हैं, एक भाषा बोलते हैं और समान प्रकार के व्यवसाय, ठीक है। और क्या है? आपके समान प्रकार के व्यवसाय, उद्योग और विवाह संबंधी सदाचार व्यवहार करते हैं। तो ये कौन बोल रहा है? आपके D.N. मजूमदार कह रहा है। और उसी प्रकार का अगर हम डेफिनेशन देखते हैं इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के द्वारा, तो इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया जो है वो किस प्रकार से इन जनजातियों के बारे में बोल रहा है? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार। तो इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार जो है वो किस प्रकार से जनजातियों के बारे में परिभाषा जो है वो दिया हुआ है। तो जनजाति जो है ऐसे परिवारों के संकलन को कहा जाता है, ठीक है, परिवारों के संकलन। जनजाति जो है वो ऐसे परिवारों के संकलन को कहा जाता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, ठीक है, एक सामान्य नाम होता है, एक भाषा बोलते हैं, एक निश्चित भूभाग में, है ना, निश्चित भूभाग में क्या करते हैं? निवास करते हैं। एक निश्चित भूभाग में निवास करते हैं या फिर बसे होने का दावा करते हैं और प्रायः अंतर बहिर्विवाही होते हैं। मतलब सीधी सी बात यह है कि अपने गोत्र को छोड़ करके वो दूसरे गोत्र में क्या करते हैं? शादी करते हैं। तो ऐसे समूह को हम क्या कह सकते हैं? जनजाति कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो गिलिन एंड गिलिन है, D.N. मजूमदार है और उसके बाद आपके इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया है। तो इन तीनों की परिभाषाओं से कुछ चीज़ें हमको सामान्य रूप से देखने को मिलता है। तो इन परिभाषाओं से हम क्या देखते हैं? तो गिलिन एंड गिलिन है, D.N. मजूमदार है और इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया है। तो इसके डेफिनेशन से हमको जनजातियों के कुछ विशिष्ट लक्षण जो है हमारे सामने जो है वो उभर करके सामने आ रहा है। तो हम उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो सीधा सा मतलब ये होता है कि उसका एक विशेष नाम होता है, ठीक है। क्या होता है? विशेष नाम होता है। जनजातियों के बारे में मैंने तो आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा ये होता है कि उसका एक समूह होता है, ठीक है। आपके गिलिन एवं गिलिन क्या बोलता है? समुदाय कहता है, ठीक है। अब इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया क्या बोलता है? परिवारों का संकलन कहते हैं। और एक क्या बोलता है? आपके जनजाति समूह कहते हैं। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि एक उसका एक विशेष नाम होता है, एक विशेष समूह होता है, जनजाति परिवारों का एक समूह होता है। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो ये लोग जो है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल में निवास करते हैं। तो ये एक चीज़ है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास, ठीक है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ये लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। मतलब एक उसका वितरण जो हम देख सकते हैं, भौगोलिक वितरण जो है वो एक निश्चित भूभाग पर होता है। चौथा अगर हम बात करते हैं तो अपनी एक विशेष संस्कृति होती है,
अपनी क्या होती है, एक विशेष संस्कृति होती है। उसके बाद अगर हम देख सकते हैं तो एक विशेष बोली और भाषा होता है, एक विशेष बोली या फिर हम बोल सकते हैं भाषा होता है। इस प्रकार से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक तरह से बता सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं छठवां, तो ये अंतर्विवाही, एक तो गोत्रों में बटे होते हैं, ये एक होता है, दूसरा क्या होता है, अंतर्विवाही। अपने गोत्र को छोड़ करके वो दूसरे गोत्र में क्या करते हैं, शादी करते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके सातवां अगर हम बात करते हैं तो स्वतंत्र एवं सुरक्षात्मक संगठन होता है, स्वतंत्र एवं सुरक्षात्मक संगठन होता है। ये चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक स्वतंत्र प्रकार का राजनीतिक संगठन होता है। ठीक है, ये सब हम लोग देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग जाति पंचायत के नाम से भी जानते हैं। तो विभिन्न जनजातियों में विभिन्न जाति पंचायत जो है हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो एक राजनीतिक संगठन जो होता है यहाँ पर होता है, और इसमें जो मुखिया होता है वो क्या होता है, आपका सर्वोच्च होता है। तो ये जो मुखिया है अलग अलग जनजातियों में उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये लोग क्या होते हैं, प्रकृति पूजक होते हैं, प्रकृति पूजक होते हैं, क्योंकि प्रकृति की पूजा करते हैं। विभिन्न देवी देवता जनजातियों के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि कुछ जनजाति जो है आपके साल वृक्ष की पूजा करते हैं, कुछ साजा वृक्ष की पूजा करते हैं, तो कोई और बरगद का पूजा करते हैं, कोई और पेड़ का पूजा करते हैं। तो एक प्रकार से हम लोग देखते हैं प्रकृति पूजक। प्रकृति पूजक दूसरे रूप में अभी हम देख सकते हैं कि गोत्र जो होता है वो विभिन्न गण चिन्हों में बटा रहता है। ठीक है, विभिन्न किस में बटा रहता है, आपके गण चिन्हों में। जब ये गण चिन्हों में बटा हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से टोटमवाद कहते हैं। तो ये जो टोटम होता है, ये गण चिन्ह होता है, वो किसी या नदी है, पहाड़ है, या फिर हम बोल सकते हैं कि आपके जंतु जीव जानवर है, उसको ये लोग क्या करते हैं, अपना एक तरह से पूर्वज मानते हैं। और पूर्वज मानने की वजह से उसको कभी भी हानि पहुँचाना ये लोग स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो जनजाति जो दुर्गम स्थानों में निवास करते हैं, वो आज भी हमको देखने को मिलता है कि अर्धनग्न स्थिति में रहते हैं। कैसे रहते हैं, अर्धनग्न स्थिति में हमको अभी भी ये जनजाति के लोग जो है वो दिखाई देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये लोग जो है बहुदेववाद होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बहुदेववाद। ये एक देवी देवता जो होता है उसका वो नहीं होते हैं, ये लोग जो है वो बहुदेववाद होते हैं। और साथ ही साथ ये लोग जो है वो अपने पूर्वजों की भी पूजा करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उसमें पूर्वजों की भी पूजा करते हैं। तो अगर हम बात करें तो इस प्रकार की विशेषताएं जो है हमको जनजातीय सामाजिक संगठनों में हमको देखने को मिलता है, जनजातियों में हमको देखने को मिलता है। तो याद रखे रहना। एक और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये लोग जो है वो दुर्गम स्थानों में निवास करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ये लोग, दुर्गम स्थानों में निवास करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर और थोड़ा सा कुछ सोच सकते हैं, जो हम लोग एक तरह से शिकार कर, है ना, शिकार कर या फिर वनोपज इकट्ठा कर, शिकार कर वनोपज इकट्ठा कर, ये लोग क्या करते हैं, अपना जीविका चलाते हैं। कुछ जनजाति जो है वो स्थानांतरित कृषि भी करते हैं। क्या करते हैं, स्थानांतरित कृषि भी करते हैं। ये सब चीज़ें जो है हमको जनजातियों के बारे में देखने को मिलता है। और ये सब विशेषताएं जो हैं हमारे छत्तीसगढ़ के जनजातियों के बारे में भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हुआ, जनजातियों की विशेषताएं हुई। अब देखते हैं हम लोग अनुसूचित जनजाति के बारे में। अभी तक हम लोग जनजाति शब्द लिख करके, ट्राइब्स लिख करके हम लोग उसकी विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर आता है आपके अनुसूचित जनजाति। इसको हम लोग अनुसूचित क्यों बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते हैं, एसटी कहते हैं। तो इसको क्यों कहते हैं,
क्या है, डेफिनेशन क्या है। वैसे तो हमारे भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति की परिभाषा जो है वो नहीं दिया गया है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि 26 नवंबर 1949 के बाद जब हमारे 1949 को हमारा जो संविधान है वो जब लागू हुआ, तो उसके बाद से हमको ये सब शब्द जो है वो देखने को मिलता है। आज़ादी के पहले, ठीक है, या फिर हमारे भारतीय संविधान के निर्माण होने के पहले इस प्रकार के शब्द जो है, अनुसूचित जनजाति जो शब्द है, वो चीज़ हमको देखने को नहीं मिलता है। तो हम यहाँ पर हम इसके डेफिनेशन वगैरह को देखेंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत हम इसको किस प्रकार से डेफिनेशन जो है वो कर सकते हैं। तो अनुसूचित जनजाति वह जनजाति है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत, ठीक है, अनुसूचित जनजाति वह जनजाति है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा एक तरह से सूचीबद्ध किया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अनुच्छेद 342 के अंतर्गत सूचीबद्ध है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुसूचित जनजाति कहते हैं। ये याद रखे रहना कि अनुसूचित जनजाति जनजाति का वह समूह है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में सूचीबद्ध किया गया है, उसे हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से अनुसूचित जनजाति कहते हैं। तो वास्तव में अनुसूचित जनजाति जो है वो एक प्रशासनिक और एक तरह से देखा जाए तो संवैधानिक अवधारणा है, ठीक है। प्रशासनिक और कौन सा अवधारणा है, संवैधानिक अवधारणा जो है वो आपके ये अनुसूचित जनजाति है। तो ये एक तरह से हो गया। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो कहीं पर भी इस अनुसूचित जनजाति शब्द को परिभाषित जो है वो नहीं किया गया है, लेकिन उसके कुछ मानदंड जो है वो निर्धारित किए गए हैं। तो उस मानदंड के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 366, ठीक है, आर्टिकल 366 क्लॉज 25, आर्टिकल 366 क्लॉज 25 में हमको ये इनको अनुच्छेद 342 के अंतर्गत इसको सूचीबद्ध करना है। तो उसके कुछ मानदंड जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो उस मानदंड के अनुसार अगर हम बात क्या करते हैं कि जैसे कि आदिम गुण, कि इसके पास में क्या होना चाहिए, आदिम गुण होना चाहिए, ये एक मानदंड है। उसके बाद है भौगोलिक अलगाव, भौगोलिक अलगाव, ठीक। देखो चलो पहले इसको लिख देता हूं, उसके बाद समझाता हूं। भौगोलिक अलगाव, विशिष्ट संस्कृति, विशिष्ट संस्कृति, बाहरी लोगों से एक तरह से क्या रहता है, संपर्क करने में संकोच, बाहरी लोगों से संपर्क करने में संकोच, ठीक है। क्या क्या मैंने बता दिया, एक आदिम गुण, भौगोलिक अलगाव, विशिष्ट संस्कृति, बाहरी लोगों से संपर्क करने में संकोच, आर्थिक रूप से पिछड़ापन, आर्थिक रूप से पिछड़ापन, ठीक है। तो इन मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आर्टिकल 366 क्लॉज 25 में इस प्रकार के मानदंड दिए हुए। तो इन मानदंडों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 342 के अंतर्गत इन समुदायों को, ठीक है, जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, जिसकी एक विशेष भाषा होती है, एक बोली होती है, उसका अलग सांस्कृतिक व्यवहार होता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सूचीबद्ध कर सकते हैं। उसी कारण हम उसे क्या कहते हैं, अनुसूचित जनजाति कहते हैं। तो अनुच्छेद 342 के अंतर्गत इन समुदायों को, इन विशिष्ट समुदायों को सूचीबद्ध करने का काम किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। ये याद रखे रहना, ठीक है, किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। तो राष्ट्रपति जो है केंद्र और राज्यों के जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, या इस प्रकार के जो मानदंड का जो पालन करने वाले जो विशिष्ट समुदाय के लोग हैं, राज्यपाल से परामर्श करने के बाद उस जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया जाता है। इसका मतलब समझ रहे हो ना कि राज्यपाल से यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो परामर्श करता है। परामर्श करने के बाद ही राष्ट्रपति जो है एक तरह से क्या करता है कि इन मानदंडों का जो पालन करते हैं उसे अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, हमारे
अनुसूचित जनजाति को एक तरह से डिफाइन किया गया है। तो ये एक प्रशासनिक और एक क्या है, संवैधानिक अवधारणा है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों को, तो अनुसूचित जनजातियों में अनुच्छेद 342 के अंतर्गत 42 अनुसूचित जनजातियां हैं। कितना है, 42 अनुसूचित जनजातियां हैं, जिसको 161 उप समूह में विभाजित किया गया है। 42 अनुसूचित जनजातियां, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। और उसके कितनी उपजातियां हैं, 161 जो है वो उपजातियां हैं। और सबसे बड़ा जो जनजाति जो समूह है वो है आपका गोंड। तो सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, गोंड है, जिसके अंतर्गत 41 उपजातियां, ठीक है, कितना उपजातियां, 41 उपजातियां जो है उसमें शामिल किया गया है। तो ये एक तरह से याद रखे रहना कि इस प्रकार से जो है हम लोग इसको कर सकते हैं। तो 2011 की जनगणना के आधार पर, ठीक है, 2011 की जनगणना के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो 78,22,902, ठीक, कितना है, 78,22,902 यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या जो छत्तीसगढ़ के कुल जनसंख्या का 30.62% भाग है। मतलब हम बोल सकते हैं कि लगभग 1/3 पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ के वो किसका है, अनुसूचित जनजातियों का है। ये इस बात को एक तरह से याद रखे रहना। और 2011 की जनगणना के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो 31.8, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार 31.8% जो पॉपुलेशन है वो किसका है, अनुसूचित जनजातियों का है, एसटी लोगों का है। तो ये एक चीज़ जो है वो आपको याद रखे रहना है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में अनुच्छेद 342 के अंतर्गत कितनी जनजातियों को शामिल किया गया है, 42 प्रकार के जनजातियों को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत कितनी उपजातियां हैं, उसकी 161 उपजातियां हैं। और सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, गोंड है, जिसके अंतर्गत क्या है, 41 उपजातियां जो है वो आपको शामिल किया गया है। जब हम जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल जो है हम लोग धीरे धीरे करके कौन से जनजाति का कौन से उपजातियां हैं उन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ना जो है वो शुरू करेंगे, ठीक। अब देख लेते हैं अनुसूचित क्षेत्र के बारे में, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र, तो भारतीय संविधान की जो 5वीं अनुसूची है, तो 5वीं अनुसूची के अनुसार जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा, जहाँ पर इस प्रकार के जो जनजाति समुदाय रहते हैं, जहाँ की उसकी विशिष्ट बोली भाषा होती है, राज्यपाल से परामर्श करके उसे क्या कर सकते हैं, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में अगर हम बात करते हैं 81,862 वर्ग किलोमीटर जो है वो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कितना है, 81,862 वर्ग किलोमीटर। और 28 आपके राज्य है, तो 28 राज्य में अगर हम बात करते हैं तो 14 जिले जो है वो पूर्ण रूप जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 85 विकास खंड, ठीक है, कौन सा विकास खंड, 85 विकास खंड जो है वो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखे रहना, 81,862 वर्ग किलोमीटर जो है वो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन सा अनुसूची के अंतर्गत, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो 28 राज्य, 28 जिले हैं, 28 जिले में 14 जिले जो है वो पूर्ण रूपेण क्या है, अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और 85 विकासखंड जो है इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आदिवासी उप योजना क्षेत्र भी चलता है। तो आदिवासी उप योजना में, आदिवासी उप योजना में अगर हम बात करते हैं तो 88,000 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि 28 जिलों में से 14 जिले जो है वो कौन कौन से आपके अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो वो हम पूरी तरह से देख लेते हैं। और बाकी जो जिले हैं उसके बारे में भी देख लेंगे, जहाँ पर आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत उसको शामिल किया गया है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग में बात करते हैं तो बस्तर संभाग में कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। तो 7 जिला कौन सा, उत्तर बस्तर कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा,
ठीक है, सुकमा, उसके बाद है कोंडागांव, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा। ठीक, उसके बाद है सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग में 5 जिले, तो 7 5 कितना हो गया आपके 12। तो सरगुजा संभाग में कौन कौन सा है? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ठीक है, सरगुजा, जसपुर। ठीक, उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं तो बिलासपुर संभाग, तो बिलासपुर संभाग में अगर है तो एक है आपका रायगढ़, सॉरी रायगढ़ बोलता हूं मैं, है ना, कोरबा, ठीक, और एक है आपका गौरेला, पेंड्रा और मरवाही। ये जिले जो है पूरी तरह से अभी जो नया जिला बना 28वां जिला वो आपका कौन सा है? गौरेला, पेंड्रा और मरवाही है। तो 7 5 12, ठीक है, ये 13 और ये 14। पहले जो है 13 जिले जो है पूर्ण रूपेण अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और अभी जो है वर्तमान में देखा जाए तो कितने जिले हैं आपके? 14 जिले जो है वो पूरी तरह से क्या है? अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब उसके बाद देख लेते हैं कि आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले जो है वो आते हैं। तो हम अगर बात करते हैं तो रायगढ़ की, ठीक है, तो रायगढ़ में है आपका कौन सा? धर्मजयगढ़, जयगढ़, ठीक है, कौन सा आपका? धर्मजयगढ़ है, घरघोड़ा है, तमनार है, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा, ठीक है, धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा और खरसिया। ठीक, ये जो है आपके रायगढ़ जिला हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद है आपके धमतरी, है ना, तो धमतरी जिला में अगर हम बात करते हैं तो नगरी विकास खंड, नगरी विकास खंड ये किसके अंतर्गत आएगा आपके? आंशिक रूप से। उसके बाद है गरियाबंद, गरियाबंद में अगर हम बात करते हैं तो गरियाबंद स्वयं, ठीक है, मैनपुर, छुरा, ठीक है, गरियाबंद हो गया, मैनपुर हो गया, छुरा हो गया, ये आदिवासी विकास खंड है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो राजनांदगांव, तो राजनांदगांव में है आपके चौकी, अंबागढ़ चौकी जिसे कहते हैं, तो चौकी जो है। उसके बाद है मानपुर और उसके बाद है मोहला, ठीक है, ये आप लोग नोट करते हुए चलिए सब चीज़ को। क्या है? बालोद, तो बालोद में है आपका डोंडी विकास खंड। कौन सा विकास खंड? डोंडी विकास खंड जो है वो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बालोद जो है वो। ठीक, उसके बाद है आपका तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये आंशिक रूप से है। तो आंशिक रूप से कौन कौन सा है? एक है आपका रायगढ़, एक धमतरी, गरियाबंद, राजनांदगांव, 5 हो गया, सॉरी 4 हो गया, और ये 5 आपका बालोद। तो इस प्रकार से ये जो है आपके आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। तो बाकी जो है मैंने आपको जो बताया है 14 जिले जो है पूरी तरह से क्या है? अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग जनजाति की वर्गीकृत विशेषताएं। तो वर्गीकृत विशेषताओं के आधार पर हम किस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है उसको वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है आपके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, ठीक है, ये एक आता है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। दूसरा आता है आपका आर्थिक जीवन के आधार पर, आर्थिक जीवन के आधार पर। तीसरा आता है आपके सामाजिक
आर्थिक विकास के आधार पर, सामाजिक आर्थिक विकास के आधार पर चौथा आता है आपका भाषा बोली, या फिर हम बोल सकते हैं भाषा बोली के आधार पर। ठीक है, उसके बाद हम पांचवा देख सकते हैं भाषा बोली के आधार पर प्रजाति वर्गीकरण, उसके बाद छठवां हम देख सकते हैं एक तो जनसंख्या के आधार पर, उसके बाद हम सातवां भी देख सकते हैं एक तरह से लिटरेसी रेट के आधार पर, या फिर हम बोल सकते हैं साक्षरता के आधार पर। तो इन आधारों पर हम जो है वो अब जनजातियों की वर्गीकृत विशेषताएं जो है वो देखेंगे। तो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, आर्थिक जीवन के आधार पर, सामाजिक आर्थिक विकास के आधार पर, भाषा बोली के आधार पर, या फिर हम बोल सकते हैं वैज्ञानिक आधार पर हम इसको किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, तो प्रजाति आधार पर। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर, तो किस जनजाति की जनसंख्या जो है कितनी ज़्यादा है उस आधार पर, साक्षरता के आधार पर। तो इन आधारों पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, इसको ऊपर लिख देता हूं मैं थोड़ा सा। पहला देख लेते हैं आपका भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, तो इस आधार पर कौन कौन से जनजातियों को हम लोग भौगोलिक आधार पर किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो उत्तर सांस्कृतिक क्षेत्र है ना, तो सीधा सा मतलब यह होता है कि भौगोलिक आधार पर और उसके सांस्कृतिक दृष्टिकोण के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के जनजातियों को 3 भौगोलिक आधारों पर बांटा गया है, या फिर 3 सांस्कृतिक क्षेत्रों के आधार पर। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सांस्कृतिक क्षेत्रों के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3 सांस्कृतिक क्षेत्रों के आधार पर या 3 भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर बांटा गया है। तो सबसे पहला आता है आपका उत्तरी भौगोलिक क्षेत्र या फिर सांस्कृतिक क्षेत्र। ठीक है, उत्तरी भौगोलिक क्षेत्र या फिर उत्तरी सांस्कृतिक क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत पूरा का पूरा जो सरगुजा संभाग है, ठीक, तो इसको इसमें शामिल किया गया है। तो सरगुजा संभाग की अगर हम बात करते हैं तो सरगुजा संभाग में कितने जिले हैं, 5 जिले हैं। तो सरगुजा संभाग में कौन कौन सा, एक आता है आपका जसपुर, सरगुजा, कोरिया, उसके बाद है आपका बलरामपुर, सूरजपुर। ठीक है, उसके बाद रायगढ़ और कोरबा। तो इन दोनों का जो पहाड़ी क्षेत्र है, ये याद रखे रहना, सरगुजा संभाग के अंतर्गत आपके रायगढ़ और कोरबा नहीं आते हैं, लेकिन रायगढ़ और कोरबा के जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको हम लोग उत्तरी सांस्कृतिक क्षेत्र या फिर उत्तरी भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। तो ये जो क्षेत्र है एक तरह से देखा जाए तो पहाड़ी और जंगली प्रदेशों से घिरा हुआ है। अब ये पहाड़ी और जंगली प्रदेशों से घिरा हुआ है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ जो है वो निवास करती है। तो इस उत्तरी सांस्कृतिक क्षेत्र में या उत्तरी क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियाँ जो है वो निवास करती है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर निवास करने वाली जो जनजाति हैं, उराव, कंवर, ठीक है, मुंडा, नगेसिया। ठीक, एक है उराव है, कंवर है, मुंडा है, नगेसिया, कोरबा, भुइंहर, कोरबा है, भुइंहर है, भूमिया है। ठीक है, कोरबा, भुइंहर, भूमिया, ये इसके अंतर्गत आते हैं।
धनवार, सौता, बियार, धनवार, सौता, बियार। तो ये जनजाति जो है वो आप पहली बार सुन रहे होंगे। मंझवार, मंझवार, माझी, खड़िया, ठीक है। मंझवार, माझी, खड़िया, संवरा, बिरहोर, ठीक। तो ये बिरहोर और एक आपके कोरवा, ये दोनों जनजाति जो है वो कौन से है, विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो संवरा, बिरहोर। उसके बाद हम कोंद, खैरवार, ठीक है। कोंद के बाद आता है आपका खैरवार। उसके बाद है बैगा, अगरिया, ठीक है। बैगा है, उसके बाद है अगरिया। उसके अलावा अन्य जनजाति जो है वो आपके उत्तरी सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जसपुर, सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, रायगढ़ और कोरबा के पहाड़ी क्षेत्र जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ के जो क्षेत्र जनरली क्या है आपके एक तरह से देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्र है और जंगली क्षेत्र के अंतर्गत हम इसको शामिल किए गए हैं। अब दूसरा देखते हैं मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र। दूसरा देख लेते हैं हम लोग मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र या फिर मध्य भौगोलिक क्षेत्र। तो मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र, तो मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ठीक है। बिलासपुर संभाग, उसके बाद रायपुर संभाग, ठीक। और उसके बाद अगर देखते हैं तो दुर्ग संभाग। तो हम लोग उत्तरी सांस्कृतिक क्षेत्र में रायगढ़ और कोरबा देखें, कोरबा का पहाड़ी वाला एरिया देखें। अब पूरे के पूरे जो मैदानी क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आएगा, मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत उसको शामिल किया गया है। तो मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र की विशेषताएं क्या है भाई, एक तो ये है, ये समतल मैदान है, नदियों के द्वारा बहुत सारे घाटियों का निर्माण जो है ऐसे मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र में किया गया है। तो एक तरह से देखा जाए तो समतल मैदान है ये। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरह से महानदी बेसिन के अगर हम चारों तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या देखने को मिलता है, हमको पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलता है। तो उन पहाड़ी क्षेत्रों में भी हमको बहुत सारी छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ जो है वो देखने को मिलता है। तो ये तीनों संभाग आप याद रखिएगा, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से जनजाति जो है वो शामिल किए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो आपके हैं गोंड, हलबा, भुंजिया, कमार, धनवार, बिंझवार। उत्तरी सांस्कृतिक क्षेत्र में शायद मैंने पंडो नहीं लिखा था, तो वो पंडो भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। तो गोंड, हलबा, भुंजिया, कमार, धनवार, बिंझवार, अगरिया, बैगा, कोंध, अगरिया है, बैगा है, कोंध है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं संवरा, कंवर, ठीक है। संवरा के बाद आता है आपका कंवर, शिकारी पारधी, शिकारी पारधी, बिंझवार तो हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भैना, प्रधान, कंडरा, ठीक है। तो ये जनजाति जो है, इतनी जनजाति अगर हम बात करते हैं तो ये मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। तो कौन कौन सा है, गोंड है, हलबा है, भुंजिया है, कमार है। तो आपके कमार जो है वो विशेष पिछड़ी जनजाति है। धनवार, बिंझवार, अगरिया, बैगा, कोंद, सांवरा, कंवर, शिकारी पारधी, भैना, प्रधान और कंडरा। अब तीसरा अगर हम बात करते हैं तो आपके दक्षिण सांस्कृतिक क्षेत्र। तो दक्षिण सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो पूरा का पूरा जो है बस्तर संभाग इसके अंतर्गत
शामिल किए गए हैं। दक्षिण सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन शामिल किया गया है? बस्तर संभाग जो है शामिल किया है। तो बस्तर संभाग में कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। तो ये पूरा का पूरा इसमें शामिल किया गया है। तो इसके अंतर्गत देख लेते हैं कि कौन कौन से जनजातियाँ जो है वो शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो गोंड, हल्बा, अबुझ, माड़िया, मुरिया, परजा, भतरा, ठीक है, दोरला, गदबा, ठीक। तो ये जनजातियां जो है वो आपके इस दक्षिण सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत इसमें शामिल किए गए हैं। तो कौन सा? गोंड, हलबा, अबुझ, माड़िया, ठीक है, अबुझ, माड़िया, मुरिया, परजा, भतरा, दोरला और गदबा। तो ये एक तरह से देखा जाए तो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर हमारे छत्तीसगढ़ के जनजातियों का वर्गीकरण हुआ। दूसरा है आर्थिक जीवन के आधार पर। तो चलिए देखते हैं आर्थिक जीवन के आधार पर छत्तीसगढ़ के जनजातियों को किस आधार पर कैसे जो है वर्गीकृत किया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं, खास तौर पे वनडे एग्जाम में, ठीक है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आर्थिक जीवन के आधार पर जनजातियों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, तो वहाँ से क्वेश्चन जो है वो मेंस में आए हुए हैं। तो वो उसको भी हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए हुए थे और कैसे कौन कौन से जनजातियाँ जो है वो आर्थिक जीवन के आधार पर उसको वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए देखते हैं आर्थिक जीवन के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण। तो दूसरा अगर देखते हैं तो वो है आर्थिक जीवन के आधार पर। आर्थिक जीवन के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण। तो आर्थिक जीवन के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो जनजातियों को 4 भागों में, ठीक है, 4 भागों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहला है आपका खाद्य संग्रहक व शिकारी जनजातियां। तो ये याद रखिएगा, खाद्य संग्रहक व शिकारी जनजातियां, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके मेंस में पूछा हुआ है कि छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजातियां जो है खाद्य संग्रहक व शिकारी जनजातियों के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो ये है। तो सीधा सा मतलब क्या होता है कि खाद्य संग्रहक व शिकारी जनजातियां, तो इस समूह की जनजातियां जो है खाद्य संग्रह करते हैं, तो कंद मूल फल संग्रह करने का काम करेंगे। तो ये एक चीज़ याद कर रखे रहना, कंद मूल फल संग्रह का काम करेंगे। दूसरा, उसके अलावा ये शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो शिकार के लिए किस किस जानवर का उपयोग करते हैं, किस किस जानवर का शिकार करते हैं? एक है खरगोश, ठीक है, गोह मतलब होता है गोहिया, ठीक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में या जूलॉजिकल नेम जो है वो वैरेनस कहते हैं इसको, तो वो याद रखे रहना। उसके बाद है आपके हिरण, गिलहरी। तो ये जितने भी शाकाहारी जंतु होते हैं उसी का शिकार करके ये लोग जो है अपना जीवन जीते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर कौन कौन से जनजातियों को शामिल किया गया है, तो इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, एक तो है पहाड़ी कोरवा, ठीक है, और दूसरा जो है वो आपका बिरहोर। तो ये जनजाति जो है वो खाद्य संग्रहक व शिकारी जनजातियों के अंतर्गत शामिल किया गया है। दूसरा देख लेते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है, आदिम कृषक, आदिम कृषक, शिकारी व खाद्य संग्रहक जनजातियां, ठीक है। तो यहां देखिए क्या लिखा मैंने, आदिम कृषक, शिकारी व खाद्य संग्रहक जनजातियां। इसका मतलब क्या है कि प्राचीन समय में ये लोग जो है वो स्थानांतरित कृषि करते थे, शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे और खाद्य संग्रहक का काम भी करते थे। तो खाद्य संग्रहक मतलब सीधी सी बात यह है, कंदमूल फल जो है वो संग्रह करने का काम करते थे, शिकार करने का काम करते थे, और एक तरह से देखा जाए तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का काम जो है वो इस प्रकार के जनजाति के लोग जो है वो करते थे। तो कौन कौन सा जनजाति है, एक तो गोंड, आपके जो गोंड है, तो गोंड की एक उपजाति है पहाड़ी माड़िया, ठीक है,
पहाड़ी माड़िया, ठीक, अबुझ, ठीक, एक है पहाड़ी माड़िया, अबुझ माड़िया, ठीक है, बैगा, कमार, बैगा है, कमार है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं माझी है, पंडो है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भुंजिया है। तो ये जनजाति के लोग जो है वो स्थानांतरित कृषि करने का काम करते हैं, साथ ही साथ शिकार भी करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, आपके खाद्य संग्रह का काम भी करते हैं, एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो ये जनजाति जो है वो इस प्रकार के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ये दो हो गया, एक है खाद्य संग्राहक व शिकारी जनजातियाँ, दूसरा जो है वो आदिम कृषक, शिकारी व खाद्य संग्राहक जनजातियाँ। तीसरा देख लेते हैं हम लोग कृषक जनजातियाँ, ठीक है। तीसरा कौन सा देखते हैं, कृषक जनजातियाँ। तो ये जनजाति कैसी है, ये वर्तमान में देखा जाए तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बजाय, है ना, स्थानांतरित कृषि के बजाय जो है ये लोग जो है वो स्थायी रूप से कृषि करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये लोग भी क्या है, खाद्य संग्रह भी करते हैं और एक तरह से शिकार भी करते हैं। लेकिन कृषि की बजाय अगर हम बात करते हैं स्थानांतरित कृषि के बजाय ये लोग जो है वो स्थायी रूप से कृषि करना जो है वो शुरू कर दिए हैं। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो बिंझवार, ठीक है, मुंडा, भैना, ठीक, बिंझवार है, मुंडा है, भैना है, नगेसिया, ये जनजातियां जो है वो कृषक जनजातियों के रूप में इसको शामिल किया गया है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके हलवा भी आएंगे, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो उन्नत कृषक जनजातियाँ, ये यहाँ पर आएगा उन्नत कृषक जनजातियाँ। मतलब ये है कि ये लोग आधुनिक तरीके से, ये लोग वर्तमान में कृषि करने का काम जो है वो कर रहे हैं, इसी कारण इसे हम क्या कह सकते हैं, उन्नत कृषक जनजातियों के श्रेणी में हम इसको शामिल कर सकते हैं। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि इसके जो पूर्वज जो है प्राचीन समय में एक तरह से देखा जाए तो जागीरदार थे या फिर माल गुजार थे, जागीरदार या फिर हम बोल सकते हैं कि माल गुजार थे। तो इस प्रकार से ये लोग जो है वो क्या है, उन्नत कृषक जनजातियां हैं। और ये जनजाति जो लोग हैं वो अन्य जनजातियों के साथ में एक तरह से गांव में रह करके, गांव में ये लोग निवास करते हैं। तो इस प्रकार से ये उन्नत कृषक जनजातियां हैं। तो उन्नत कृषक जनजातियों के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो दो जनजातियों को हम लोग इसको शामिल कर सकते हैं, एक है तंवर और दूसरा है राजगोंड, ठीक। तंवर जो है वो कंवर जनजाति की एक उपजाति है और राजगोंड जो है वो गोंड की एक क्या है, उपजाति है। तो इस प्रकार से ये जनजाति जो है वो माल गुजार और जागीरदार के रूप में काम करते थे। तो ये जो जनजाति है एक तरह से देखा जाए तो बिलासपुर, जितने भी मैदानी क्षेत्र है वहीं पर निवास करते हैं। बिलासपुर है, रायपुर है, कोरबा, जांजगीर चांपा, दुर्ग, राजनांदगांव, ठीक है, दुर्ग हो गया, राजनांदगांव हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो धमतरी है, महासमुंद है, धमतरी, महासमुंद, बालोद, ठीक है। तो ये जनजातियाँ कैसी जनजातियाँ हैं, जागीरदार और माल गुजार जनजातियाँ हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो शिल्पकार जनजातियाँ। तो 5वें नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो कौन सा आएगा आपका, शिल्पकार जनजातियाँ, ठीक है, शिल्पकार जनजातियाँ। तो शिल्पकार जनजातियों के अंतर्गत कौन कौन से जनजाति जो है वो शामिल किया जाते हैं। तो ये लोग जंगली उपज संग्रह करते हैं, शिकार करने का भी काम करते हैं, ठीक है, स्थायी कृषि करने का भी काम करते हैं। उसके अलावा ये अपनी आजीविका के साधन के रूप में शिल्प कला को भी बहुत अच्छे से जानते हैं।
तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो आदिम कृषि के साथ में ये लोग जो है टोकरी, झौहा, सूपा या फिर लोहे गलाने का काम जो है वो ये जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो बांस शिल्प कला, ठीक है, बांस शिल्प कला में दक्ष कौन कौन सी जनजातियां हैं? तो एक अगर हम बात करते हैं तो कमार, धनवार, बैगा, कंडरा, ठीक है, कमार हो गया, धनवार हो गया, बैगा है, कंडरा है, सौता, मांझी, ठीक है, सौता, मांझी, दोरला, ये काम करने का काम करते हैं ये लोग, है ना। उसके बाद अगर हम बोलते हैं पान बरेजा भी है इसमें, ये भी एक आप लोग लिख लीजिए, पान बरेजा है, ठीक। ये लोग जो है वो बांस शिल्प कला में बहुत ज़्यादा दक्ष है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो शिकारी पारधी, ठीक है, शिकारी पारधी लोग जो है वो छींद के पत्ते से झाड़ू, चटाई, इस प्रकार की जो सामग्री है, मतलब दैनिक जीवन के उपयोग में लाने वाली जो सामग्री है वो शिकारी पारधी जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं तो आपके बिरहोर, ठीक है, बिरहोर है और खोंड जनजाति। तो बिरहोर और खोंड जनजाति जो है मोहलैन मोहलैन के जो पेड़ है ना, तो मोहलैन के छाल व उरई, मोहलैन व उरई जो पेड़ है उसके छाल से लोग क्या बनाते हैं, रस्सी बनाने का काम करते हैं। ये एक याद रखे रहना, बिरहोर जनजाति और खोंड जनजाति जो है मोहलैन व उरई के छाल से क्या बनाते हैं, एक तरह से रस्सी बनाने का काम करते हैं। अगरिया जनजाति, ठीक है, तो अगरिया जनजाति के लोग जो है वो एक तरह से आयरन ओर से, है ना, पत्थर से लोहे गलाने का काम करते हैं। लोहे गलाना, ये याद रखे रहना, मतलब हम सीधा सा बात कर सकते हैं, यहाँ से कृषि उपकरण बन रहा है ना, दैनिक जीवन के उपयोग की सामग्री बन रहा है, दैनिक जीवन उपयोगी सामग्री, उपयोगी, ठीक है, दैनिक जीवन उपयोगी सामग्री जो है यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो शिल्पकार जनजातियाँ हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कला कौशल व अन्य कार्यों में संपन्न जो जनजाति है वो कौन कौन से है, तो यहाँ तक हम लोग 5 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर चुके हैं आर्थिक जीवन के आधार पर। तो छठवां और लास्ट अगर हम देखते हैं तो कला शिल्प, ठीक है, कला शिल्प के आधार पर कला कौशल व अन्य कार्यों में संलग्न जनजातियाँ जो है वो कौन कौन सी है। तो छठवां नंबर में हम डाल सकते हैं कला शिल्प और अन्य कार्यों में संलग्न जनजाति, ठीक है, कला शिल्प और अन्य कार्यों में संलग्न जनजाति जो है वो कौन कौन से हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो गोंड की उपजाति, ये गोंड की उपजाति कौन है, एक है प्रधान, ठीक है। तो प्रधान जो है एक तरह से किंगरी बजाते हैं, ये एक वाद्य यंत्र होता है किंगरी, तो किंगरी बजाने का काम जो है वो गोंड की एक उपजाति है वो करते हैं। और ये परंपरागत गायक है, ये भी याद रखे रहना, जो प्रधान जो लोग हैं वो क्या होते हैं, परंपरागत गायक होते हैं। तो ये एक चीज़ को याद रखे रहना, परंपरागत गायक होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ओझा गोंड, ओझा गोंड, ये लोग ढहकी बजाने का काम करते हैं। ये भी एक तरह से क्या है, वाद्य यंत्र है, और ढहकी बजा करके महादेव पार्वती का गुणगान गाते हैं, ये याद रखे रहना, महादेव व पार्वती का गुणगान, ये एक तरह से याद रखे रहना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसी ओझा गोंड के बारे में, तो ओझा गोंड लोग जो है वो गोदने का भी काम करते हैं, ये एक चीज़ याद रखे रहना, गोदने का काम करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बादी जाति की महिलाएं भी, है ना,
तो ये ओझा है, बादी जाति है, ये दोनों आदिवासी महिलाएं हैं और इन लोगों के द्वारा गोदने का जो काम है वो किया जाता है। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं तो खैरवार जनजाति, खैरवार जनजाति, तो खैरवार जनजाति के लोग जो है वो एक तरह से क्या जान निकालते हैं, खैर वृक्ष से कत्था। ठीक, तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये लोग जो है वो कला, शिल्प और अन्य कार्यों में संलग्न जनजातियां हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हम लोग दो आधार पर इन जनजातियों का वर्गीकरण हम लोग अभी तक कर चुके हैं। बाकी आधारों पर वर्गीकरण अब हम तीसरा देखते हैं, सामाजिक तथा आर्थिक विकास के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण। चलिए अब तीसरा देखते हैं, सामाजिक तथा आर्थिक विकास के आधार पर। तो अभी तक हम लोग क्या देखें, एक तरह से देखें कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, उसके बाद अगर हम देखें दूसरा जो है आपके आर्थिक जीवन के आधार पर जो जनजातियां हैं वो किस प्रकार से, और तीसरा अब हम देखेंगे सामाजिक तथा आर्थिक विकास के आधार पर। ठीक है, सामाजिक तथा आर्थिक विकास के आधार पर हम जनजातियों को किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है आपके अविकसित जनजातियां, अविकसित जनजातियां। ठीक है, तो ये अविकसित जनजातियां, इसका मतलब क्या होता है, ये सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सभी दृष्टि से पूरी तरह से पिछड़े हुए हैं। इसका संपर्क जो है समाज के अन्य लोगों के साथ में बिल्कुल नहीं हुआ है। एकांत में ये अपना जीवन यापन करना जो है वह पसंद करते हैं। इसी कारण से हम इसको क्या कह सकते हैं, अविकसित जनजातियां। मतलब ये कि सामाजिक आर्थिक दृष्टि से ये जनजातियां जो है पूरी तरह से पिछड़ी हुई हैं, दुर्गम स्थानों में निवास करते हैं, लोगों तक इसका पहुंच जो है वो सुनिश्चित नहीं हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि आधारभूत संरचनाओं का विकास जो है यहाँ पर नहीं हो पाया है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी जनजातियों को शामिल किया गया है, तो इसके अंतर्गत जितने भी छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, जैसे कि आपके अबुझ माड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर, उसके बाद है आपके पहाड़ी कोरवा, ठीक है, और भुंजिया जनजाति। तो यहीं पर लिख देता हूँ भुंजिया। ठीक है, तो ये जनजातियां जो है अभी तक सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अल्प विकसित जनजातियां, अल्प विकसित जनजातियां। तो ये अल्प विकसित जनजातियां जो है वो कौन लोग हैं तो सीधा सा मतलब ये है कि ये जो अल्प विकसित जनजातियां हैं वो सामाजिक और आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है। ये याद रखे रहना, सामाजिक और आर्थिक विकास की ओर अग्रसर। ठीक है, ये चीज याद रखे रहना कि अल्प विकसित जनजातियां जो है वो सामाजिक और आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है, लेकिन अभी भी इसका विकास जो है वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाए। मतलब धीरे धीरे ये लोग जो है विकास की अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस क्रम में कौन कौन सी जनजातियां जो है वो शामिल किए जाते हैं, एक है आपके मुरिया, माड़िया, भतरा। ठीक है, मुड़िया है, माड़िया है, उसके बाद भतरा है, भूमिया, धनवार, खैरवार। ठीक है, धनवार। उसके बाद है आपके खरिया, लिखा खरिया है, खैरवार नहीं है, खरिया है, खरिया। ठीक, तो मुड़िया, माड़िया, भतरा जो है, उसके बाद खरिया, मांझी, मंझवार, मांझी, मंझवार, नगेसिया। ठीक, तो ये जनजातियां जो है वो कैसी है, अल्प विकसित जनजातियां हैं। ठीक है, पारधी, इसमें और लिख लो थोड़ा सा, पारधी है। उसके बाद हम देख सकते हैं सौता।
तो ये अल्प विकसित जनजातियों के कैटेगरी में ये लोग शामिल किए गए हैं। तीसरा हम देख सकते हैं विकासशील जनजातियां। ठीक है, तो सीधा सा मतलब क्या होता है कि ये जनजातियां जो है वो अब विकास के मतलब हम बोल सकते हैं कि सामाजिक आर्थिक विकास जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है। मतलब ये कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, है ना, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वहाँ तक ये लोग जो अभी पूरी तरह से पहुँच चुके हैं। तो सीधी सी बात यह है कि ये जो है वो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से थोड़ा सा विकसित होकर के शासकीय सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। सरकारी नौकरियों में हमको इस जनजाति के लोग जो है वो देखने को मिलता है। तो इस वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से जनजातियां जो है वो आते हैं, इसमें आते हैं आपके कंवर, भैना। ठीक है, एक आता है आपका कंवर, एक आता है आपका भैना, गोंड, प्रधान। ठीक है, गोंड है, प्रधान है, संवरा, गदबा, कोंद। ठीक, तो ये जनजातियां जो है वो विकासशील जनजातियां। उसके बाद हम लास्ट देख लेते हैं एक तरह से विकसित जनजातियां। विकसित जनजातियां, तो ये जो विकसित जनजातियां हैं इसका सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से विकास जो है पूरी तरह से हो चुका है और ये लोग जितने भी शासकीय सुविधाएं हैं उसका लाभ उठा रहे हैं। बाह्य संपर्क इसमें हमको देखने को मिलता है, संस्कृतिकरण जो है हमको इसमें देखने को मिलता है। तो ये जनजातियां जो है एक तरह से देखा जाए तो थोड़े से संपन्न वर्ग की स्थिति में आते हैं। तो इस वर्ग के अंतर्गत हम कौन कौन जनजातियों को रख सकते हैं, एक है आपका उराव। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका तंवर। ठीक है, तंवर जो है वो कंवर की उपजातियां हैं, हलबा। ठीक, उराव है, तंवर है, हलबा है और राजगोंड। ठीक, तो ये इस तरह से देखते हैं तो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से आर्थिक विकास के आधार पर इस प्रकार से 4 प्रकार से हम इस जनजातियों को पूरी तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। अब देख लेते हैं भाषा के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण जो है वो किस प्रकार से। तो छत्तीसगढ़ के जनजातियों को 3 भाषा वर्गों के अंतर्गत इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका मुंडा भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और तीसरा है आपका आर्य भाषा परिवार। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आपके मुंडा भाषा परिवार। तो मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन से जनजातियां जो है वो शामिल किए गए हैं। तो मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आपके हैं कोरकू, खड़िया, मवासी, ठीक है, निहाल, कोरवा, बिरहोर। ठीक, कोरकू, खड़िया, मवासी, निहाल, कोरवा, बिरहोर, नगेसिया, तूरी, सौता। ठीक, नगेसिया, तूरी, सौता, माझी और मंझवार। तो ये किसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं, आपके मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत इतनी जनजातियां जो है वो कोरकू, खड़िया, मवासी, निहाल, कोरवा, बिरहोर, नगेसिया, तूरी, सौता, माझी, मझवार। दूसरा अगर हम देखते हैं मुंडा भाषा परिवार के बाद आपके द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार, तो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन से जनजातियां जो है वो शामिल किए गए हैं। तो गोंड और उसकी जितनी भी उपजातियां हैं, ठीक है, गोंड और उसकी जितनी भी उपजातियां हैं वो सब किसके अंतर्गत है, आपके द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो उराव, उसके बाद है परजा। ठीक है, तो उराव लोग जो है वो कुड़ुख बोली बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुड़ुख बोली जो है किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। और तीसरा है आपका आर्य भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार, तो
तो आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो बाकी जितनी भी जनजातियां बची हुई हैं वो सब के सब जो है वो आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो एक याद रखे रहना हलबा, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो हलबा जो है किस भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं करके, तो ये कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं? आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो बाकी जितनी भी जनजातियां हैं वो सब किसके आधार कौन से भाषा परिवार के अंतर्गत है? आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत। इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोलने वाली है ना, सर्वाधिक आदिवासी जो है किस भाषा परिवार के अंतर्गत है? तो वो है आपके आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत है। याद रखे रहना, सर्वाधिक जो है वो किस भाषा परिवार के अंतर्गत? आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत। लेकिन भाई अगर हम सर्वाधिक जनसंख्या अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या अगर आदिवासियों की वो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, क्योंकि भाई आपका 55% से ज़्यादा तो आपके गोंड और उसकी उपजातियों को ही शामिल कर लिए जाते हैं। तो सीधा सा मतलब यह है कि सर्वाधिक संख्या किस भाषा परिवार के हैं? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। और सर्वाधिक जनजातियां जो है वो किस भाषा परिवार के अंतर्गत है? आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत है। उसके बाद है प्रजाति के आधार पर, ठीक है, प्रजाति के आधार पर वर्गीकरण। तो प्रजाति के आधार पर हम वर्गीकरण जो है वो किस प्रकार से कर सकते हैं? तो सीधा सा मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ की जो अधिकांश जो जनजातियां हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ऑस्ट्रेलाइड, ठीक। और गोंड और उसके जितने भी उप जनजातियां हैं वो सब आपके द्रविड़ है ना, द्रविडियन है। और बाकी जितने भी जनजातियां कैसी हैं? आपकी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तो लगभग देखा जाए तो सर्वाधिक जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो है वो याद रखे रहना, ठीक है। द्रविड़ को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते यहाँ पर मानव शास्त्री लोग जो है वो। प्रजाति के आधार पर सर्वाधिक जो वर्गीकरण किसके अंतर्गत आते हैं? आपके प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। अब देखते हैं जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। तो जनसंख्या के आधार पर हम छत्तीसगढ़ की जितने भी जनजातियां हैं जिसका डाटा मुझे मिला है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी जनजातियों की जनसंख्या जो है हमारे छत्तीसगढ़ में कितना है। तो सबसे पहले 25 लाख से अधिक, ठीक है। तो गोंड और उसकी उपजातियां, तो गोंड और उसकी उपजातियों की जनसंख्या कितनी है? 42,98,404। इसी कारण से गोंड जनजाति को छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में हम लोग जानते हैं। तो 42,98,404 गोंड और उसकी उपजातियों की जनसंख्या है। उसके बाद 10 लाख से लेकर के 25 लाख तक, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में वैसे कोई जनजाति नहीं है जिसकी जनसंख्या जो है वो 10 लाख से लेकर के 25 लाख तक का हो। उसके बाद हम देख सकते हैं कि 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक, तो 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक कौन कौन सी जनजाति है? 2 जनजातियां हैं, एक है कंवर, ठीक है। तो कंवर का है 8,87,477। इसका मतलब क्या होता है कि गोंड और उसकी उपजातियों के बाद दूसरी सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो कंवर जनजाति की है। 8,87,477 इसकी जनसंख्या है। उसके बाद है उराव। तो उराव की जनसंख्या कितनी है? 7,48,789, ठीक है। तो पहले गोंड, उसकी उपजातियां, गोंड एवं उपजातियां, उसके बाद कंवर, उसके बाद कौन सा है? उराव। तो 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक, ठीक है। 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक इसकी क्या है जनसंख्या वाली जाति? कौन कौन सी है? एक है हलबा। तो हलबा की संख्या कितनी है? 3,75,182। उसके बाद है भतरा। तो भतरा की जनसंख्या कितनी है? 2,13,900, ठीक है। भतरा की जनसंख्या कितनी है? 2,13,900। सांवरा की जनसंख्या कितनी है? 1,30,709, ठीक है। 1,30,709। उसके बाद है कोरवा, ठीक। तो कोरवा की जनसंख्या कितनी है? 1,29,429। 1,29,429 जो है वो कोरवा की है। बिंझवार 1,57,000, आपके बिंझवार की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 1,19,718। 1,19,718, ठीक है। बिंझवार की जनसंख्या कितनी है? 1,19,718।
नगेशिया का है 1,14,532, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद भूमिहर की जनसंख्या कितनी है? 1,13,967, 1,13,967, ये किसकी है? भूमिहर की जनसंख्या है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका 50,000 से लेकर के 1 लाख तक की जनसंख्या वाली जनजाति कौन कौन सी है? तो बैगा जनजाति जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, और 2019 के प्रीलिम्स से पूछा भी था कि छत्तीसगढ़ की जो विशेष पिछड़ी जनजातियों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, तो हमको यहाँ पर कितना पता चल रहा है? 89,744। खैरवार की जनसंख्या है 79,816। अगरिया है 67,196। मांझी है 65,027। भैना है 55,975। मंझवार है 55,320। धनवार है 50,000, ठीक है ना। आपके धनवार का जनसंख्या कितना है? 50,995। अब उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 25,000 जनसंख्या से लेकर के 50,000 जनसंख्या तक कितनी कौन कौन सी जनजातियां हैं। तो खरिया की जनसंख्या कितनी है? 49,032। कमार की जनसंख्या कितनी देख लीजिए। कमार की जनसंख्या हमको कितना पता चल रहा है? 26,530, ठीक है, 26,530 जो है वो हमको इसको पता चल रहा है। उसके बाद है आपके 10,000 से लेकर के, ठीक है, 10,000 से लेकर के 25,000 तक की जनसंख्या। तो कोल जनसंख्या कोल की कितनी है? 20,873। मुंडा की कितनी है? 15,095, ठीक है, मुंडा की जनसंख्या कितनी है? 15,095। उसके बाद है आपके शिकारी पारधी, बहलिया, ये सब एक ही है, तो उसकी जनसंख्या कितनी है? 13,776। उसके बाद है पाव, तो पाव की जनसंख्या है 12,729। प्रधान का 11,111। कोंध का है 10,991। भुंजिया है 10,903। अब उसके बाद देख लेते हैं 5,000 से लेकर के 10,000 तक की जनसंख्या में कौन कौन सी जनजाति जो है वो शामिल है। तो एक आता है आपका गदबा, तो गदबा की जनसंख्या कितनी है? 8,535। बिहार की जनसंख्या कितनी है? 5,525, ठीक है, याद रखे रहना, बिहार का कितना है? 5,525। उसके बाद 1,000 से लेकर के 5,000 तक की जनसंख्या में कौन कौन सी जनजातियां हैं? तो ये है सौता की जनसंख्या कितना है? 3,502। बिरहोर का है 3,104। यह भी छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति है, तो 3,104। परजा है 1,212। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जनसंख्या के आधार पर ये हमारे छत्तीसगढ़ के जनजातियों का क्या है? वर्गीकरण है। अब देखते हैं साक्षरता के आधार पर। तो 2011 की जनगणना के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो जनजातियों में जो साक्षरता प्रतिशत है 59.1% है। कितना है? 59.1% जो है वो 2011 की जनगणना के आधार पर है, जिसमें से मेल जो है वो 69.7% साक्षर है और फीमेल जो है वो 48.8% यहाँ पर क्या है? लिटरेसी रेट है 48.8%। तो अब हम देखते हैं कि विभिन्न जनजातियों में साक्षरता का प्रतिशत जो है वो किस प्रकार से है। तो 70% से अधिक साक्षरता वाला जो जनजाति है वो कौन कौन सा है? तो यहाँ पर है हलबा। तो हलबा जो है वो 76.2%, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? हलबा है, तो 76.2% हलबा का है। उसके बाद है प्रधान का कितना है? 70.7%, ठीक है, ये याद रखे रहना। प्रधान का कितना है? 70.7% जो है वो क्या है? लिटरेसी रेट है। यहाँ पर मैंने मेल और फीमेल का लिटरेसी रेट नहीं लिखा है, वो आप मेरे बुक से छत्तीसगढ़ दर्शन से वो आप लोग देख लीजिएगा उसको कि मेल और फीमेल का लिटरेसी रेट जो है वो कितना है करके। उसके बाद हम बात करते हैं 60% से लेकर के 70% तक की साक्षरता दर वाले जनजाति कौन कौन सी है। तो एक आता है उराव, तो 68.9%, मतलब हम बोल सकते हैं कि पहले नंबर पे है आपका हलबा, दूसरे नंबर पे है प्रधान और तीसरे नंबर पे कौन सा है? उराव। तो उराव जो है वो तीसरे नंबर की सबसे साक्षर जनजाति है। 68.9% उराव की लिटरेसी रेट जो है हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद है कवर का है 67%, सवरा का है 65%, कांत का है 64%, मुंडा का है 62.6%,
ठीक है। खैरवार का कितना है 61.5%, पाँव का है 61.4%, गदबा का है 61.1%, बिंझवार है 60.9%, भैना है 60.5%। तो ये आपके 60 से 70% जनसंख्या वाला है। और एक है बिहार, तो बिहार का है 60.1%। एक तरह से देखा जाए तो इतनी जनजातियाँ जो है वो 60 से 70% के बीच में साक्षरता दर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद है 50 से 60% तक। तो 50 से 60% तक कौन कौन सा? एक है भुंजिया, तो भुंजिया का है 58.9%, कोल 58.3%, गोंड का है 56.7%, 56.7%, खरिया 56.2%। उसके बाद है परजा का है आपका 55.2%, ठीक है ना, 55.2% कौन सा है आपका परजा। नगेसिया है 51.4%। उसके बाद 40 से लेकर के 50% तक की जनसंख्या वाला कौन सा है? तो ये है आपका भतरा। तो भतरा जो है वो 48.7%। भूमिया भुइहर, ठीक है, भूमिया भुइहर 48.5%, ठीक। उसके बाद है कमार 47.7%, कमार 47.7%। उसके बाद है अगरिया का है 47%, पारधी 45.2%, मांझी का है 44.1%, धनवार का है 41.7%, बैगा का है 40.6%। तो ये उसका पॉपुलेशन हुआ। तो बैगा जनजाति भी एक थोड़ा सा साक्षरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो 40.6% बैगा जनजाति का क्या है, लिटरेसी रेट जो है हमको देखने को मिलता है। उसके बाद 30 से 40% तक की लिटरेसी रेट वाले आपके ट्राइबल कौन कौन से हैं? तो एक है बिरहोर विशेष पिछड़ी जनजाति है, 39% लोग जो है वो देखा जाए तो एक तरह से क्या है, लिटरेसी रेट जो है इसका अच्छा है। तो अभी 12वीं एक पास की है लड़की बिरहोर जनजाति के, तो उसको जो है वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा उसको पुरस्कृत किया गया है 2000 आपके 19-20 जो सेशन है उसका। उसके बाद है कोरवार कोड़कू 38.7%, मंझवार 38.3% और है सौता तो 33%। तो ये जनजातियों का आपका लिटरेसी रेट है जो हमको देखने को मिल रहा है। तो सबसे साक्षर जनजाति हलबा, उसके बाद प्रधान, उसके बाद उराव, उसके बाद कंवर, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जो है आपको याद करके रखे रहना। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ दृष्टि से, चाहे वो 1 डे एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके मेंस एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।